हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मूल विधि की महामैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन मूल विधि से कराएंगे जो अभी तक आपके यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो यूपीएसआई की परीक्षा उसमें पूछे भी जाएंगे। और जितने भी ऑल स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मूल विधि के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज आपको हम एक से एक बेहतरीन प्रश्न कराएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और चलते हैं, जो आज की क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज की ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए और पूरी ईमानदारी से आज की ये पूरी क्लास देखिएगा और आज तुम्हें ये बताइएगा कि आज आपको मूल विधि के प्रश्न करने में मज़ा आया या नहीं आया। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? आप लोग बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। आज आपके नॉलेज चेक है कि आप लोगों को मूल विधि कितनी आती है। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ये जो प्रश्न है वह यूपीएसआई 20 जुलाई 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बताते रहें ऐसे ही। अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 120 का है उसी में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि अगर आप लोग दंगा करते हैं तो वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर बताते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह बताया है ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 159 है उसी में दंगा को परिभाषित किया गया है आईपीसी के अंतर्गत, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये मूल विधि का, कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है धारा 303 जो है वह भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? तो आप लोग आंसर बताइए कि छल की सजा का जो संबंध है वह आईपीसी की किस धारा से है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका, कि अगर आप लोग किसी के साथ छल करते हैं तो उसकी जो सजा का संबंध है वह आईपीसी की किस धारा में? आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, जो धारा 417 है उसी में आपको छल की सजा के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा धारा 417। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो आप लोग आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा अपराध है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है जिनकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आज की इस महामैराथन क्लास में रखे गए हैं और जो महामैराथन क्लास है ये हमारी संडे को चला करेगी, जिसमें हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज क्लास लाते रहेंगे, जिसमें हम आपको टॉप 100 एमसीक्यू कराएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जो है वह अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वह आईपीसी में दंडनीय है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है लाजवाब आपके लिए। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? अगर आपसे पूछा जा रहा है
कि अगर आप लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वह आईपीसी की किस धारा में वर्णित की गई है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 306 है उसी में आपको, अगर आप लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 320 गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित करती है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए कि अगर आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं और उसको एक गहरी चोट लग जाती है तो जो आईपीसी की धारा 320 है उसमें कितनी प्रकार की गहरी चोटों का विवरण मिलता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि जो गहरी चोटों में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया जाता है। आंसर बताइए आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो आईपीसी की धारा 320 है उसमें जो गहरी चोट है वह 5 प्रकार की चोटों को उसमें सम्मिलित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि आईपीसी की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आज के इस महामैराथन टेस्ट में आपको ऐसे ही लाजवाब प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 100 MCQ प्रश्न में से कितने सही हुए हैं। तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है, जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा 141 यानी ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका आंसर जो है वह सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप लोग आंसर बताइए कि एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किस धारा से आईपीसी की है? तो आप लोग आंसर बताइए। आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप लोग मूल विधि से घबराएं नहीं और ऐसे ही मूल विधि की प्रैक्टिस करते रहें। आपकी यूपीएसआई में मूल विधि के 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और आपके अगर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 20 में से आपके 100% 20 प्रश्न सही होंगे। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, धारा 363, जो आईपीसी की धारा 363 है उसी से संबंधित है इस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? आप लोग आंसर बताइए। मान लीजिए कि अगर आप चोरी करने किसी के घर जाते हैं और उसके घर में आप खिड़की है उससे एंटर होते हैं, तो आपने कौन सा अपराध किया है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पर जो आप करोगे, अगर आपके लोग किसी के खिड़की से एंटर होते हैं उसके घर में, तो आप लोग सेंधमारी का काम करोगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वह सही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार है? तो आप लोग आंसर बताइए। मूल विधि का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है और बार बार ये पूछा जाने वाले प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है, उक्त दोनों मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में और जो इसका है वह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, यहाँ पर दोनों में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है, तो आपका आंसर जो होगा वह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन के बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग उतने ही लाजवाब तरीके से आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है मैकनाटन केस हुआ था, उसी में यह बताया गया है कि अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वह मैकनाटन केस में किया गया है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया इनमें से किस वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि किस वाद का संबंध है। हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर बताइए इसका। तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव बनाम स्टेट का जो मामला हुआ था वह आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, जयदेव बनाम स्टेट संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक को प्रवृत्त हुई। तो आपसे आपकी दिनांक पूछा जा रहा है कि जो दंड प्रक्रिया CRPC है वह 1973 में किस दिनांक से प्रवृत्त हुई। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। देखते हैं आज आपको मूल विधि कितनी आती है, आपका ये नॉलेज चेक है। आप लोग बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है IPC, तो चलिए IPC नहीं सॉरी CRPC जो दंड प्रक्रिया संहिता है वह 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त या लागू हुई है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जमानती अपराध कैसे हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि जमानती अपराध कौन से हैं, कैसे नहीं सॉरी कौन से हैं। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि जमानती अपराध कौन से हैं। आप लोग पढ़िए फिर उसके बाद आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह ए, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है उन्हीं को हम जमानती अपराध कहते हैं। तो आप लोग फिर से इसे पढ़िए कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जो प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है उन्हीं को हम जमानती अपराध कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो CRPC की धारा 2C है वह किसको परिभाषित करती है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि वह किसको परिभाषित करती है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C है वह संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसकी यानी जांच कौन करता है। तो आप लोग आंसर बताइए। जांच की जाती है यानी किसके द्वारा जांच की जाती है। आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है, तो आपका आंसर जो इसका सही बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा ये कट रहा है तो आप लोग आंसर बताइए कि आसंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें क्या होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर बताइए। पढ़ लीजिए फिर आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है या आसंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है, तो आपका आंसर जो बनेगा इसका 58 नंबर प्रश्न का वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो आप लोग इसे पढ़िए। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, फिर आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताइएगा। पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से, फिर इसका सही से आंसर बताइए, एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह सी, 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राज्य तक हो सकेगा या दोनों का, तो इसका जो आंसर बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा
को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए यानी अधिकृत होता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। 60 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए, पढ़ लीजिए फिर आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो, तो इसका जो आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह बी है, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये कट रहा है, आप लोग इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, इसको आप लोग रहने दीजिए, थोड़ा से मिस्टेक हुआ है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 गा के अंतर्गत राज्य सरकार जो है वह पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, तो वह कहाँ पर करेगी, किस स्तर पर करेगी? आप लोग इसका आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 गा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। आप लोग बताइए, इसे पढ़िए फिर बताइए कहाँ पर स्थापित करेगी। आप लोगों को जब ईसाई बनना है तो इसे अवश्य जानना चाहिए, तो आप लोग बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, राज्य या जिला स्तर दोनों पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित कर सकती है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह टी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग आंसर बताइए। जो इसका आंसर बनेगा, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो धारा 45 दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 45 उसी में सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है, तो आप लोग आंसर इसे पढ़िए जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, फिर आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह डी, भारत में किसी भी स्थान पर आपके खिलाफ वारंट काटी जा सकती है, तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी है? तो आप लोग इसे पढ़िए, फिर आप लोग आंसर बताइए इसका कि यह किस वाद में कहा गया है। तो अगर आपने इसका पढ़ा है ध्यानपूर्वक और अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो का जो बेगम शाहबानो बेगम का केस था उसी में यह कहा गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि अगर आप विधि विरुद्ध जमाव करे हैं तो वहाँ पर आपको तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ए अथवा सी जो है वह इसका आंसर बनेगा, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जिसका आंसर बनेगा वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार दोनों आपको विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश दे सकते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए अथवा सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो आप लोग इसे बताइए कि किसे दी जा सकती है और किस संबंध में दी जा सकती है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में आपको जो धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। देखिए चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दिग्दर्शक वाद है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसी में कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिग्दर्शक वाद है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, किसके समक्ष किया जा सकता है, आपको आंसर बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। हम आपके आंसर का वेट करते हैं, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष और सत्र न्यायालय के समक्ष जो इसका आंसर बनना चाहिए वह बी और सी बनना चाहिए, उन्हीं के समक्ष आप लोग अग्रिम जमानत का आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि वह किससे संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, वह केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2गा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2गा में से निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिक अपराध, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2गा में आपको प्रासंगिक अपराध देखने को मिल सकता है, उसी को आप परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2जा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 2जा या 2H में क्या परिभाषित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। आप लोग पढ़िए फिर आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण, जो अन्वेषण है उसी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2जा में परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा जो 198 है वह संबंधित है, जो है विवाह के लिए अभियोजन, जो विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन से। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा धारा 198 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में या
प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताइएगा कि यह किस धारा में कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है, वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, यह धारा 162 में कहा गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। आप लोग इसे पढ़िए फिर आप लोग सत्य कथन को चुनिए। आप लोग इसे पढ़िएगा पहले ध्यानपूर्वक, फिर आप लोग इसका जो सत्य कथन है वह बताइएगा। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो उक्त दोनों कथन है वह सही है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगीय है अथवा अप्रसंगीय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो आप लोग ये बताइए कि यह कहाँ पर उल्लेख किया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा गैर जमानती है और कौन सा प्रसंगीय है और कौन सा अप्रसंगीय है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है, यह जो लिखा गया है वह लिखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता में, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125A घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं? यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में अक्षम नहीं है यानी सक्षम नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जो प्रश्न नंबर 80 का आंसर होगा वह क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह सी, पुत्र और पुत्री दोनों, तो आपका आंसर जो बनेगा वह जो माता पिता अगर भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो उनका जो भरण पोषण करेगा वह पुत्र और पुत्री दोनों करेगा। यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) घ में के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या होता है। आप लोग आंसर आप बताइए कि एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या करेगा। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि एक फरार अपराधी कौन सा होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि एक फरार अपराधी वह होता है जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो, वह एक फरार अपराधी होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से आज मेरे साथ अंत तक बने रहें और क्वेश्चनों का मज़ा उठाते रहें। और बहुत ही बेहतरीन आज के लिए आपके लिए प्रश्न लाए गए हैं। तो आप लोग को प्रश्न करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने जो इसका आंसर है 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट, जो इसका आंसर होगा लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है, तो वह करता है जिला मजिस्ट्रेट के अधीन। तो आपका जो आंसर बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो क्या होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए कि जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो क्या होता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, या ऑप्शन नंबर
जो बी में लिखा गया है, थाना प्रभारी द्वारा जमानत न दिए जाने के कारण को रोजानमचा आम में ये इंदराज करना आवश्यक होगा। तो आप लोग यानी रोज़ आपको आकर वह चेक करता रहेगा, यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताइएगा। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितने लोग दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, हम आपके आंसर देख रहे हैं। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए 3 माह से अधिक नहीं, तो इसका जो आंसर बनेगा कि संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास दिया जा सकता है, तो वह 3 माह से अधिक नहीं होगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न है, डीजी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसने कार्यालय की मुहर लगी होती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि डीजी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है। तो आप लोग ये बताइए कि किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मुहर, जो जीडी और सीडी पर लगी होती है वह लगी होती है पुलिस अधीक्षक की मुहर। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है, वह कितने अवधि तक दे सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है, कितने समय के लिए दे सकता है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष से अधिक की सज़ा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह नहीं दे सकता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। तो आप लोग आंसर बताइए कि पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, डीएनए जांच द्वारा पैतृकता का निर्धारण किया जा सकता है, तो आपका आंसर जो है वह है डीएनए जांच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा कि डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है, वह करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग उतनी ही लाजवाब तरीके से इसका आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इसका आंसर जो है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा बी, डीएनए जांच में पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि अन्वेषण के दौरान अगर आप लोग झूठ बोलते हैं तो उसको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों को झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है। आप लोग आंसर बताइए इसका।
तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। अगर आपने जो इसका है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका है वह है ए, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। आप लोग इसका आंसर बताइए कि वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। आप लोग इसका आंसर बताइए कि वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। आंसर बताइए आप लोग। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो 94 का बनेगा वह बनेगा ए, सत्य और निश्चित, जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की। साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 26 है उसी में ये कहा गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर बताइए आप लोग। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, दहेज लेने पर प्रतिबंध करना और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, तो इसका जो आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दहेज की परिभाषा दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दहेज की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो दहेज की परिभाषा है वह धारा 2 में दी गई है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दहेज में क्या शामिल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज में क्या शामिल नहीं है। आप लोग इसे पढ़िए, फिर आप लोग आंसर बताइए कि दहेज में क्या शामिल नहीं है। पढ़िएगा पहले आप लोग, फिर आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे पढ़ लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो दहेज में वह मेहर शामिल नहीं है, मेहर, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो आप लोग आंसर बताइए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो पारित हुआ है वह 20 जुलाई 1961 को पारित हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। अगला प्रश्न है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। आप लोग पढ़िए इसे, फिर बताइएगा कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, क्या दिया गया है। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30 में जो है वह मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी। तो आप लोग आंसर बताइए कि दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही, यानी माता पिता को, यदि संतान है तो संतान को, तो इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें कि कौन कर सकता है। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, जो इसका आंसर बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दहेज लेना या दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि दहेज लेना व दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि वह किस विधि के अंतर्गत अपराध है। अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह दिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड विधान की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड विधान की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाता है विवेचना जो है, तो इसका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है, क्या शामिल है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग दोनों ही घरेलू हिंसा में शामिल हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कब अधिनियमित हुआ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए एग्जैक्ट डेट के साथ। बिल्कुल सटीक और सही आंसर आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर जो है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, 13/9/2005 को जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है वह अधिनियमित हुआ है 13/9/2005 को, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो इसका है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जो संरक्षा अधिकारी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो आपका आंसर जो बनेगा वह इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन बाध्य है या किसके अनुरोध पर बाध्य है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है डी, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, तो आपका आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो आप लोग इस आंसर बताइए इसका कि जो प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होगा। आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है डी, मानसिक दुरुपयोग, जो इसका आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक दुरुपयोग, तो आपका आंसर जो है वह मानसिक दुरुपयोग जो है वह प्रयुक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा
की धारा 31(1) का अपराध होगा, तो आप लोग आंसर बताइए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा जो 31(1) का अपराध होगा, कौन सा अपराध होगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। थोड़ा सा इसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे आप लोग छोड़िए। अब चलते हैं आगे। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो धारा 3 है उसी में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, तो आप लोग आंसर बताइए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, कौन सा विस्तार है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग बन चुका है। पहले भी था, लेकिन वहाँ पर अपना एक कानून लागू होता जिसे आप लोग रणवीर पीनल कोड कहते हैं, तो वहाँ पर ये अब जो आंसर है ये नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित है, जो 2013 में पारित किया गया है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम जो है वह 2013 में पारित किया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, बलात्कार संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था, तो आप लोग आंसर बताइए कि बलात्कार संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था, आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग उतनी ही बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह बनाया था, जो कमीशन बना था वह वर्मा कमीशन बना था, ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोगों का आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, स्त्री का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्री का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर 1986 को जो स्त्री का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है वह अधिनियमित हुआ, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्री का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, आपसे पूछा जा रहा है, अब की पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, स्त्री के अपशिष्ट रूपण से अभिप्राय है, तो आप लोग आंसर बताइए कि स्त्री के अपशिष्ट रूपण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो, ये भी सही है। और जो स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति, ये भी सही है। और जो है स्त्री के शरीर का ऐसे रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे, तो आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है,
कौन सी धारा स्त्री के अपशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी धारा स्त्री के अपशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए धारा जो 3 है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अपशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अपशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? तो आप लोग आंसर बताइए। पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और आप लोग उतने ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताइए। अगर आपने जो 26 नंबर प्रश्न है इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी धारा 4, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किन तथ्यों के संदर्भ में धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे? तो आप लोग आंसर बताइए कि किन तथ्यों के संदर्भ में धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन से ऐसे तथ्य जिन पर धारा 4 के उपबंध जो लागू नहीं होंगे। आप लोग इसे पढ़िए, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है लोकहित में ऐसा लेखन, रेखा चित्र, आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के समान प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो। ऑप्शन नंबर सी है ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हो। तो इसका जो आंसर होगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी पर तो धारा 4 के उपबंध वह लागू नहीं होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा। तो आप लोग आंसर बताइए कि वह किस से दंडित हो सकेगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दंडित हो सकेगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष तक कारावास या 2000 रुपये से। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 3 या 4 के उपबंध का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय यानी दंडित होगा। किससे अब की दंडित होगा? जब अगर आप दोबारा बार उसका उल्लंघन करते हैं धारा 3 और धारा 4 का, तो किससे दंडित होगा? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी ऐसा कारावास जो 6 माह से कम ना होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा या 10,000 रुपये से कम नहीं होगा परंतु 1 लाख तक जुर्माने से। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में किसे प्राप्त है? तो आप लोग आंसर बताइए कि नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में किसे प्राप्त है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आज मेरे साथ बने हुए हैं और अंत तक ऐसे ही बने रहें। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय सरकार को जो है वह नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में प्राप्त है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवृत्त हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवृत्त हुआ, कब प्रवृत्त हुआ? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ। तो अगर आप लोग इसका जो है आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी 30/12/1956, जो 30/12/1956 है इसी दिन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवृत्त हुआ। तो आपका आंसर जो है वह सही है बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कहाँ कहाँ है।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है संपूर्ण भारत में, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्याग्रह परिभाषित है, तो कहाँ पर वैश्याग्रह परिभाषित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्याग्रह परिभाषित है, कहाँ पर है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो धारा 2 का में वैश्याग्रह को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय है, तो आप लोग आंसर बताइए कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर बताया है जो वयस्क से अभिप्राय है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह वयस्क की कैटेगरी में आता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैश्यावृत्ति परिभाषित है, तो ये कहाँ बताइए कि वैश्यावृत्ति कहाँ पर परिभाषित की गई है जो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में? अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो वैश्यावृत्ति है वह परिभाषित है ऑप्शन नंबर बी, जो धारा 2 है उसी में वैश्यावृत्ति परिभाषित है, तो आपका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैश्यावृत्ति से अभिप्राय है, तो आप लोग आंसर बताइए कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैश्यावृत्ति से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? अब आपको बताना है, आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग उसी से संबंधित है वैश्यावृत्ति, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वैश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा, या किस धारा में लिखा गया है? तो आपका आंसर है बताइए आप लोग इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो यह लिखा गया है जो दंडित होगा वह धारा 4 के अंतर्गत दंडित होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान से कितनी दूरी के अंदर वैश्यावृत्ति का प्रतिषेध है? तो आप लोग आंसर बताइए कि लोक स्थान से कितनी दूरी के अंतर्गत वैश्यावृत्ति का प्रतिषेध है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो 200 मीटर के अंदर, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वैश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है और पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वैश्यावृत्ति के लिए देता है, तो वह दंडित होगा, किससे दंडित होगा? आप लोग आंसर बताइए इसका। पढ़िए फिर आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक हो सकता है, या 2000 जुर्माने से, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से कोई भी, यानी कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो लोक महत्व से अभिभूत कोई नागरिक, तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए?
तो आप लोग आंसर बताइए इसका। हम आपके आंसर का वेट करते हैं, आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, उन्हें क्या कहा गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि जिन बच्चों पर अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, तो क्या कहा गया है? अब आपको बताना है, आप लोग बताइए। अगर आपने जो इसका है आंसर दिया है वह दिया है विधि संघर्षित किशोर, उन्हें कहा जाता है विधि संघर्षित किशोर, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब अधिनियमित हुआ? तो आप लोग आंसर बताइए कि अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब अधिनियमित हुआ? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि यह कब अधिनियमित हुआ। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1956 को अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 जो है वह अधिनियमित हुआ है 28 दिसंबर 1956 को, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है, अब कि आपसे पूछा जा रहा है कि अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है, तो आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसे पढ़िएगा फिर आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए ऐसी पुस्तक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हैं वह जो अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है इसका। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है, तो आप लोग आंसर बताइए कि अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है, किसका अभिप्राय है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है। अगर जो आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो सी यानी 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है उसी से अल्पवय व्यक्ति का अभिप्राय है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य किससे परामर्श के बाद कृषि प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता से पहले राज्य परामर्श करेगा उसी के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित करेगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वह टी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपहानिकर प्रकाशन को परिभाषा जो आपको कहा गया है कि अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है, अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो अपहानिकर की परिभाषा है वह किस अधिनियम की धारा में दी गई है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है वह दिया है धारा 2 का में जो अपहानिकर प्रकाशन को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो आप लोग आंसर बताइए कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, पहले पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति प्रदान की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है उस पर राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति दी गई? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी
19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किए प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई प्रस्तुति दिखाना माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आप लोग आंसर बताइए कि अगर आपको कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य के प्रयोजनों या मीडिया द्वारा या किसी वीडियो आपको अश्लील वीडियो दिखाता है तो वह क्या माना जाएगा? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, वह लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो आज की जो महामैराथन क्लास है मूल विधि की वह कैसी रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और आप लोग ये पहले बताइए कि आज जितने भी साथी मेरे साथ अंत तक बने हुए हैं उनके कितने प्रश्न 100 में से सही हुए, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।